हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं प्राचीन इतिहास करवा रहा था आपको, ठीक है। जो हमारा मॉडर्न प्राचीन इतिहास था उसको करवा रहा था। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि प्राचीन इतिहास से ना, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप जीके पोर्शन देखते हो तो वहाँ पे जो आपका प्राचीन इतिहास होता है वहाँ पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वहीं से आते हैं, ठीक है। तो आज हम प्राचीन इतिहास का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है वैदिक काल, ठीक है। तो मैं बहुत से पार्ट करवाने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल में। तो वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल में क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो त्रिवैदिक काल है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। या आपने एक तो बात रखनी है यहाँ पे कि इनका काल कब कब था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं। कौन बसे हैं ये, ठीक है। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे कौन, वैदिक काल जो है वो कहाँ बसा, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। जो मैक्स मुलर थे उसने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना था, मध्य एशिया में माना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला, यहाँ पे आएगा आर्य, ठीक है। समझा गया, क्योंकि यहाँ पे आर्यों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आर्य लिखना भूल गया था मैं। तो यहाँ पे आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, आर्य कहाँ बसे थे, सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में। और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो मध्य एशिया को माना है, ठीक है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो कौन सी थी, वैदिक सभ्यता कहलाई। मतलब जो हमारी वैदिक सभ्यता जो थी, ठीक है, वो क्या थी, आर्य थे, ठीक है। उनके द्वारा ही वैदिक सभ्यता जो है वो उनका उसका उद्गम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हुए आपका त्रिवैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के, इसके बारे में चर्चा कर लेते कि त्रिवैदिक काल क्या था। तो त्रिवैदिक काल देखो, त्रिवैदिक की अनेक बातें अवस्था में मिलती हैं जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से तथा अष्टोमासद्गव्य ऋग्वेद से लिया गया था, ठीक है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से, और अष्टोमासद्गव्य ऋग्वेद से लिया गया था। उसमें क्या था, ऋग्वेदिक काल में गाय को न मारने योग्य माना जाता था। किस काल में माना जाता था, ऋग्वेदिक काल में माना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे ऋग्वेदिक आर्य, ठीक है, यहाँ पे ऋग ऐसे होगा, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे, ठीक है। शाकाहारी भी करते थे और मांसाहारी भी करते थे। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, ठीक है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फुल डिटेल में बताया है, ठीक है। आप शॉर्टकट में भी देख सकते हो, और जिसने फुल डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट नोट्स हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने रखे हैं, फालतू को मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अनेक गांव मिलके विश्व बनाते थे, और विश्वपति विश्व का क्या होता था, प्रधान होता था, ठीक है। अनेक गांव क्या करेंगे, विश्व बनाएंगे, और विश्वपति होगा, विश्व का क्या होगा, प्रधान होगा। अनेक विषयों का समूह क्या कहलाता था, जन कहलाता था, ठीक है। और इस जन के अधापति को जनपति या क्या कहते थे, राजा कहते थे, ठीक है। ये एक स्टोरी के टाइप में समझो, ठीक है, इस चीज़ को तो अच्छी लगेगी आपको। तो मतलब अनेक गांव मिलके क्या करते थे, विश्व बनाते थे, और विश्वपति विश्व का क्या होता था, प्रधान होता था। विश्वपति विश्व का क्या होगा, प्रधान होगा। और अनेक विषयों का जो समूह, उनका जब समूह बनता उसको जन कहते थे, और जन के जनपति को क्या कहते थे, राजा कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, तो ऋग्वेद में दशरथ्य युद्ध का वर्णन किया गया है। सुना होगा आपने, ऋग्वेद में कि दशरथ्य युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का, अब पूछा जाता है ना, दशरथ युद्ध किन राजाओं के बीच में हुआ था, कितने राजाओं के बीच में हुआ था, वो 10 राजाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। और जो राजा सुदास ने क्या किया, रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को क्या किया था, अकेले हराया था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूँ तो ऋग्वेदिक का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, इंद्र देवता था, ठीक है। मतलब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, स्टोरी से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आपको इसका एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ऋग्वेदिक का सबसे महत्वपूर्ण इंद्र देवता कौन था, ऋग्वेदिक का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, देवता था इंद्र, ठीक है, जिसे पुरंदर कहा गया है, ठीक है। तो पूछेंगे कि इंद्र को ऋग्वेदिक में क्या कहा गया, तो पुरंदर कहा गया। और इसके बाद अग्नि एवं वरुण का स्थान था। उसके बाद किसका स्थान था, अग्नि एवं वरुण का। और ऋग्वेद में उषा, आदित्य, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है, ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक काल, जो मैंने इसके विभाजित किया था उसका सेकंड पॉइंट क्या, उत्तर वैदिक काल। इस काल में
इस यहाँ पे इस होगा, ठीक है। इस काल में ऋग्वेदिक के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये 3 वेद मैं फुल डिटेल में कराऊंगा इनको, ठीक है। एंड ब्राह्मण, उपनिषद एवं आरण्य आदि ग्रंथों की रचना हुई किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। पूछ सकते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो रचना हुई थी, ठीक है, वह किस ग्रंथ में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। मतलब किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। और उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। मतलब जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्य आदि ग्रंथों की जब रचना हुई थी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कह जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यवर्त की संज्ञा दी गई। मतलब वैदिक आर्यों ने जहाँ पर विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसको क्या नाम दिया गया? आर्यवर्त। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ किस वैदिक काल में थी? उत्तर वैदिक काल में थी। और इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने गए थे। तो इसमें किसे माना गया था? इंद्र को। पिछले में भी किसको माना गया था? इंद्र को। इसमें भी इंद्र को, और उसके बाद अग्नि और वरुण को माना गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वैदिक साहित्य में वेद की। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, सभी को पता होगा। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो चलो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ध्यान से देखो कि ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 क्या मंत्र है। अपने याद रखने, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है? पुरुष सूक्त का, जिसमें 4 वर्णों, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है इन सभी का? पुरुष सूक्त में, ठीक है। पुरुष सूक्त में इनका क्या है? उल्लेख है। और कौन कौन से? जिसमें 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ठीक है, उसका उल्लेख है। और ये सबसे पुराना वेद है। कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है। पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा? तो आपने आंसर लिखना है ऋग्वेद है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इसको डिटेल में है ना, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव पढ़ोगे उससे ही ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। अगर आपको ऋग्वेद का पूरा नॉलेज है तो ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। तो पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। और ये मंत्र सूर्य की पुत्री सावित्री की स्तुति में है, ठीक है। और इस वेद का उपवेद पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद है, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? धन्वंतरि ने की थी। और विषय क्या है? चिकित्सा। आयुर्वेद को क्या बोला जाता है? चिकित्सा ही तो बोला जाता है। तो ये भी स्टेप आपने याद रखने यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के बारे में क्या है? तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, ठीक है, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धव्यू कहा जाता है। और यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसको पद्य नाम दिया गया, ठीक है। तो आपने याद रखने की यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, जिसको पद्य बोलते हैं। यजुर्वेद एक ऐसा भेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया, ठीक है। तो आपने 9th 10th क्लास में गद्य पद्यों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यजुर्वेद ही एक ऐसा मतलब ऐसा भेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में पूछा जाता है कि गद्य और पद्य में कौन सा भेद है जो रचा गया है। तो बोल देना कि आप लोग यजुर्वेद में, ठीक है। और इस वेद का उपवेद जैसे पिछले में देखा उपवेद, तो इसका धनुर्वेद है, ठीक है। और रचनाकार इसके विश्वामित्र ने की थी। और विषय है युद्ध कला, ठीक है। विषय क्या है? युद्ध कला। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सामवेद की। तो साम का अर्थ होता है गान से, ठीक है। सभी को लग रहा होगा पता कि संगीत के बारे में। तो वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपने सीधा आंसर देना सामवेद को, ठीक है। और इस वेद का उपवेद है गार्धव वेद, ठीक है। और इस सामवेद के रचनाकार थे भरतमुनि। और सामवेद का विषय था कला और संगीत। यहीं से दिख रहा सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थवेद की। तो अर्थव शब्द का तात्पर्य पवित्र जादू से है। अर्थवेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत और अंधविश्वासों का वर्णन है। तो आपने ना जो मैंने लिखा हो ना, इसको बस इस पर फोकस करना है कि बोला क्या गया है, ठीक है। अर्थवेद का मतलब क्या है कि राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। तो किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने की थी, ठीक है। और इस वेद का उपवेद क्या है? शाल्य शास्त्र है, ठीक है। और इसकी रचनाकार कौन थे? विश्वकर्मा इसके रचनाकार थे। और विषय था भवन निर्माण, ठीक है। अर्थवेद का विषय क्या था? भवन निर्माण, ठीक है। और इस वेद का उपवेद क्या है? शाल्य शास्त्र है। रचनाकार कौन थे? विश्वकर्मा थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अन्य ग्रंथ की। तो कुछ और अन्य ग्रंथ देख लेते हैं, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, फुल स्टडी है। तो आरण्यक ग्रंथ आ गया, ठीक है। आरण्यक शब्द होता है, आरण्यक शब्द आरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है। पॉइंट याद रखने, ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे। आरण्य ग्रंथ जो थे कहाँ लिखे जाते थे? शांत वातावरण में लिखे जाते थे। एवं इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता था, आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें उपनिषद ग्रंथ।
ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती थी। उपनिषद ग्रंथ का मतलब क्या है कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है कि विद्या से है। पूछा जाता है कि किस ग्रंथ का अर्थ जो विद्या से, तो उपनिषद ग्रंथ का, ठीक है। और जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती थी। तो उपनिषद कितने आपके 108। पूछा जाता है कितने उपनिषद है 108। वेदांग ग्रंथ के बारे में बात करें तो वेदांग ग्रंथ वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी, है ना। किसके लिए? सही उच्चारण के लिए। किस ग्रंथ की रचना की गई थी? वेदांग ग्रंथ की। और ये 6 हैं, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो व्याकरण सभी ने सीखा होगा। हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सूक्ति के सही उच्चारण के लिए वेदांग ग्रंथ की रचना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पुराण ग्रंथ। तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 8। पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चंस बन रहे हैं यहीं से, ठीक है। कितनी है? 18 है। और सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण कौन सा है? तो पुराण ग्रंथ है, और जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का क्या है? उल्लेख है। तो पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है? तो पुराण ग्रंथ में। और सभी देख रहे होंगे कि हाँ भाई सच में क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन यहीं से। मैंने वो टॉपिक्स रखे हैं यहाँ पे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में काफ़ी टाइम। नेक्स्ट बात करें, मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुग काल में हुई थी। किस काल में? शुग काल में। सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, कौन सा? मनुस्मृति। और इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईस्वी में पूर्व में शुग काल में हुई थी। एक सबसे प्राचीन कौन बताया था मैंने? वो वेद बताया था, कौन सा? ऋग्वेद। अगर ग्रंथ की बात करें तो शुग काल है, ठीक है। ये आपने वो नहीं करना है, यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट महाजनपद काल पढ़ लेते तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। कौन था सबसे शक्तिशाली महाजनपद? कौन था? मगध था, ठीक है। और मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश हर्यक वंश था, जिसके बाद शिशुनाग तथा नंद थे। तो मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? पूछा जाता तो हर्यक वंश थे। और इसके बाद कौन कौन से थे? शिशुनाग और नंद वंश थे। और नंदों को समाप्त करने कर मौर्य ने, जब नंदों को समाप्त कर दिया, जब ये आगे शिशुनाग और नंद, तो नंदों को समाप्त करने का मौर्य वंश ने शासन पर क्या किया? आरंभ किया, ठीक है बीजे भाई। अब प्रमुख महाजनपद पढ़ लेते कौन कौन से। तो हर्यक वंश था, अभी बताया मैंने। तो बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। 493 ईस्वी में अजातशत्रु ने, जो कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन जो था वो प्राप्त किया था, ठीक है। और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना और उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अब इसको समझो कि बिंबिसार हर्यक वंश का क्या था? साम्राज्यवादी शासक था। 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या जो थी वो कर दी थी। अजातशत्रु कौन था? कुणिक। उसने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र जो था, ठीक है, अब अजातशत्रु मर गया, ठीक है, उसने क्या किया? शासक बना और उसने पाटलिपुत्र नगर की कर दी स्थापना। तो पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। ये क्वेश्चन बनता जरूर है। नेक्स्ट बात करें शिशुनाग की। तो शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर, ठीक है, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक थे, की हत्या कर 442 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग इस वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था। तो ये ना स्टेप जो है ना, ये अगर डिटेल में आते तो डिटेल में ये क्वेश्चन पूछे जाते, जैसे HAS हो गया, IAS हो गया, ठीक है, बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ, बड़े के लिए भी, छोटे छोटे पेपर्स के लिए भी, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वैशाली में हुआ था। तो यहाँ आपने ये नोट रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखा है, यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। नेक्स्ट करें नंद वंश की। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन की हत्या। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर महाजनपद ने नंद वंश की स्थापना की, मतलब नींव रखी। तो शिशुनाग के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर महाजनपद ने नंद वंश की क्या करी? स्थापना करी, नींव रखी। और धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो धनानंद नंद वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और उसके शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो उसको डिटेल में पढ़ लेना। और यहाँ पे मैंने महाजनपदों के की स्थिति पर राजधानी लिखा हो, तो जैसे कंबोज था, ठीक है, तो कंबोज की राजधानी थी हाटक, ठीक है। और महाजनपद यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। ऐसे कितने थे मैंने रखे हो यहाँ पे सभी की सभी, उनकी राजधानी भी लिखी, तो आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसका मैं पार्ट 3 जो है जल्दी भेज दूंगा, ठीक है। कम से कम 9 और 10 पार्ट्स बनेंगे इसके, ठीक है। पूरा हिस्ट्री जो है प्राचीन इतिहास में डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।